ये बड़ी ट्रेन आईसी और इस तरह की एक और बड़ी ट्रेन होती है फ्लिप। यहाँ का पेपर वर्क इतना कोई खराब पेपर वर्क है ना। बात की जाए रेसिज्म की, जर्मनी में रेसिज्म में मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्या एडवांटेजेस मुझे नज़र आए, क्या डिसएडवांटेजेस और नज़र आए। आप एशियन है तो आपको ज़रा मुश्किल होगा। मैं काम पर जाता हूँ 3 हफ्ते, ठीक है। लाइक फूड का इजी सीन है बिल्कुल, खासकर बड़ी सिटीज़ के अंदर। और मैं पोलैंड तक भी गया हूँ इसी दूसरे टिकट पर गया हूँ। स्कूल में जाएं, टर्मीन लेने जाएं, आपकी जिस तरह ये देख रहे हैं ना आप, मतलब फुल बर्फ ही बर्फ होती है, क्या स्नो आता ही है स्नो टेम्परेचर बर्लिन के वही अंदर भी। सर्दियों में तकरीबन नॉर्मली -8 माइनस तक तो जाता इसी है। तरह जर्मनी की बात की जाए ना, तो जर्मनी के अंदर सारा निज़ाम ही जर्मन के अगर इन सबको मिला के वर्क लाइफ बैलेंस देखा जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो वैसे तो जर्मनी बहुत परफेक्ट है, ठीक है, बट समटाइम्स इट इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। आपको समझ नहीं लगती कि ये इतना स्लो सिस्टम क्यों है, ठीक है, लेकिन वो चल जाता है। आप जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर 5 मंथ्स हो गए हैं, और टू बी एग्जैक्ट 5 मंथ्स 16 डेज हो गए हैं। To keep your seatbelt fastened while you remain seated. हो गए हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस 5 मंथ में मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्या एडवांटेजेस मुझे नज़र आए, क्या डिसएडवांटेजेस नज़र आए, और क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस जो मैं पाकिस्तान में रखता था जर्मनी के लिए वो पूरी हो पाई या फिर नहीं हो पाई, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस यहाँ फेस करने को मिले, और यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं डिटेल में सब कुछ डिस्कस करूँगा, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो जो लोग न्यू हैं उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम आमिश है और मैं बर्लिन जर्मनी में रहता हूं, और मैं यहाँ हाउस बिल्डिंग वीज़ा पर आया था। पर अब पूछेंगे आप क्या हाउस बिल्डिंग क्या होती है। हाउस बिल्डिंग एक डुअल स्टडी प्रोग्राम है जिसमें हम स्टडी भी करते हैं और साथ वर्क भी करते हैं, और हमें स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, जो हम वर्क करते हैं उसका। तो लाइक ओवरऑल ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। सो व्हेन आई टॉक अबाउट माय फर्स्ट इंप्रेशन इन जर्मनी, तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 5 महीने 16 दिन पहले, जब मैं जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। जो मेरा पहले ही इंप्रेशन था वो था कि बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस मुझे देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था, और पाकिस्तान से काफ़ी जलील होके आया था, क्योंकि FIA जो था उनका काफ़ी ज़रा लंबा उनका चक्कर चलता है और वो ज़रा रूड होते हैं। उस सिस्टम से निकल के जब मैं जर्मनी आया, जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड किया, तो यहाँ पर लाइक उन्होंने एक स्माइली फेस के साथ मुझे वेलकम किया, और सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा और वेलकम करके स्टैंप लगा दी, ठीक है। और कुछ भी ना लाइक एक्स्ट्रा चेकिंग वगैरह जो होती है वो जो हम वो नहीं हुई, सिर्फ वही होता है कि जो बैग स्कैनर से गुजरने होते हैं वो हुआ था, ठीक है। तो इस तरह इतना स्मूथ मेरा लाइक फर्स्ट इंप्रेशन रहा, और साथ ही फर्स्ट इंप्रेशन के साथ मेरा लाइक मेरा बैड इंप्रेशन भी हो गया, क्योंकि मेरा बैग गुम हो गया था, और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आज तक मुझे नहीं मिला मेरा बैग, जिसमें मेरा सब कुछ था, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे, मेरे पैसे भी थे इनिशियल डेज के लिए, और मेरा लैपटॉप भी था, मेरी जान मेरा लैपटॉप मेरा था, ठीक है। तो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो आज हम सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा कंपनी से भी वास्ता पड़ता है, और दूसरा मेरा स्कूल या यूनिवर्सिटी लाइफ आप कह सकते हैं, स्कूल लाइफ कह सकते हैं, उससे भी मेरा वास्ता पड़ता है। तो मैं दोनों के बारे में अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि तो वर्क का कैसे हमारा कल्चर है और स्टडी का कैसे कल्चर है, और दोनों का बैलेंस का कैसे कल्चर है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी का, तो कंपनी में जो सारे लोग होते हैं वो पोलाइट थे मेरे साथ। तो जहाँ मेरा एक्सपीरियंस था मेरे साथ पोलाइट थे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेसिज्म हुआ है मेरे साथ, वो भी जर्मन लोगों ने नहीं किया मेरे साथ रेसिज्म, वो किया है लाइक जो फॉरेनर्स होते हैं या आउटसाइडर आके रहते हैं उन्होंने किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत काम करता रहा मैं उनके साथ, बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा उनके साथ बिहेव किया, उनकी हेल्प की मैंने मेरे साथ रेसिज्म होने के बाद भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनसे अच्छी बातचीत मेरी होने लगी। तो उसके बाद उन्होंने रेसिज्म मेरे साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और लाइक बहुत अच्छा मेरा भी बॉन्ड बना हुआ उनके साथ ना। मैं जाता हूँ एज आ फैमिली के तौर पर मैं उनको देखता हूँ, जाता हूँ मैं सबसे जाके सलाम लेता हूँ, और स्टैम्प करता हूँ, वहाँ जाके काम स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद फिर रमज़ान में भी मुझे अफ्तारी की भी ज़रा ब्रेक देते थे वो, और सुपरवाइज़र खुद आके कहता था जाओ अफ्तारी करके आओ, ठीक है, इस तरह होता था। और साथ हर सुपरवाइज़र नहीं, मतलब जो मतलब जिनकी मेरे साथ अच्छी बनती थी वो इस तरह करते थे। तो तो ये था होता था। उसके बाद छुट्टी टाइम सबसे मिल के आना ज़रा बहुत अच्छा, मुझे जो इसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा। तो अगर दूसरी तरफ बात करूँ स्कूल के कल्चर की, तो स्कूल में भी काफ़ी अच्छा होता है, मज़ा आता है। इनका स्ट्रक्चर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमाल का है, और इनके जो हमें जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में मैं पढ़ चुका हूँ, तो एज़ कम्पेरेटिवली पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ऊपर से फ्री भी है, कोई पैसे नहीं चार्ज करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये मेरा स्कूल का लाइक जो मेरा हाउस बिल्डिंग शूले है उसका ये कल्चर है। तो अगर इन सबको मिला के वर्क लाइफ बैलेंस देखा जाए
तो मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, वर्क भी कर रहा हूँ, साथ में छुट्टियाँ भी बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ हो रहा है, फिर भी मुझे लाइक सुकून में हूँ मैं, ठीक है। मैं काम पर जाता हूँ 3 हफ़्ते, ठीक है, और 1 हफ़्ता मैं शूले जाता हूँ, और उसके बाद मुझे हर वीक में 5 दिन काम करना होता है और 2 दिन छुट्टी होती है, ठीक है। तो और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो थोड़ा-सा मतलब वर्क करना पड़ता है हमें, तो उसके भी पे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कराते नहीं हैं वो, और नॉर्मली नहीं करवाते। और जो सब कुछ मतलब एक बैलेंस के तहत चलता है, ठीक है? ना कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है, जो उसमें 12-12 घंटे की शिफ्टें करवाते हैं, वो नहीं होता। 8 घंटे की शिफ्ट है आपकी, तो आपने 8 घंटे ही काम करना है, और एक्स्ट्रा 1 आवर भी आपने किया, एक्स्ट्रा 10 मिनट भी काम किया, 15 मिनट भी काम किया, वो भी आपके काउंट होते हैं, उसको भी आपको पे किया जाता है। तो ये बात होगी वर्क लाइफ बैलेंस की, जो मुझे जिससे मैं सैटिस्फाइड हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में नहीं था मैं, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं हो पाया था, अभी मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी न्यू कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ की लैंग्वेज आना लाजमी होता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप उर्दू यूज़ करते हैं, आप पंजाबी यूज़ करते हैं, आप सिंधी यूज़ करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई आके नॉर्मल लाइफ के अंदर इंग्लिश में बात करे, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के साथ जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी है, उसको इतना कंफर्टेबल नहीं फील होगा, और वो और काफ़ियों को तो आती भी नहीं होती, ठीक है। और लाइक इस तरह लाइक उनके लिए मुश्किल हो जाता है समझना एक फ़ॉरेन बंदे को। पाकिस्तान में तो फिर भी हमारा सारा निज़ाम है, हमारी स्टडीज़ इंग्लिश में होती है, फिर भी हमें समझ आ जाती है। और इसी तरह जर्मनी की बात की जाए ना, तो जर्मनी के अंदर सारा निज़ाम ही जर्मन के अंदर है। ये लोग प्रायोरिटी ही जर्मन को देते हैं, और जर्मन नहीं आएगी आपको, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जर्मन पाकिस्तान से B2 जर्मन लैंग्वेज करके आया था, जो एक फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज होता है, ठीक है? मतलब मैं फ्लुएंटली बात कर पाता था, सिर्फ़ आउटलैंडर्स के साथ, मतलब पाकिस्तान में फ्लुएंटली बात कर पाता था, जो मेरे कोलीग्स होते थे। लेकिन जब मैं यहाँ लैंड किया, फिर भी मुझे लैंग्वेज बैरियर देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ का जो इस जिस लैंग्वेज में ये बात करते हैं ना, जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं ना, उनका एक्सेंट ज़रा डिफरेंट है, एक्सेंट समझ नहीं आता। sich noch, aber man kann sich nicht immer verstehen und so. Ich finde, wenn du in eine Beziehung और ये इसी तरह है, जैसे आपको इंग्लिश आती है, तो जब आप किसी ब्रिटिश के साथ बात करें और इंग्लिश में बात करें उसके साथ, तो आपको उसकी कक समझ नहीं लगेगी। And when I was like, there was only a little curtain separating us while she was having her makeup done, and I started like going, I don't think I can do this, I don't think I can do this, and she would have heard it. तो इस तरह ही लाइक जर्मन में एक्सेंट नहीं मुझे समझ आया स्टार्टिंग में। 3-4 महीने मुझे एक्सेंट ही नहीं समझ आता था, क्या बोल रहे हैं, क्या इतनी जल्दी-जल्दी बोली जा रहे हैं। पहला लफ्ज़ पहली लाइन बोलते हैं, मेरे दिमाग वो प्रोसेस कर रहा होता था, और तब वो अगली लाइन बोल देते थे। मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं आती थी। गार्निश, ठीक है? कुछ भी समझ नहीं आती थी। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, 3 महीने गुज़रे, अभी 4 महीने गुज़रे, अभी 5 महीने गुज़र गए हैं, अभी मुझे जाके इनका एक्सेंट समझ आने लगा है, और मुझे काफ़ी तकरीबन 70-80% तक बात मुझे समझ आ जाती है। और आप किसी भी जगह पर जाएँ, आप बैंक में जाएँ, आप किसी स्कूल में जाएँ, टर्मीन लेने जाएँ, आपकी जो जब आप यहाँ लैंड करते हैं, डिफरेंट तरह की आपको टर्मीन्स बुक करनी पड़ती है, जिस तरह डिफरेंट तरह की मीटिंग्स बुक करनी पड़ती हैं। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ कागज़ात वाला मामला होता है, उन सब के लिए आपको जर्मन में बात करनी पड़ती है। बैंक जाना है, जर्मन है। आपने किसी जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है, जर्मन बोली जाएगी। हर जगह जर्मन बोली जाएगी, ठीक है? और फिर आपको समझ नहीं लगेगी, फिर आपको मसला आएगा। और इसके अलावा भी आप अपने इतने अच्छे दोस्त नहीं बना पाएँगे, ठीक है? आप अकेले होके रह जाएँगे। एक लाइक जैसा ही ऐसा ही है कि आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि सारे जहाँ आस-पास सारे मतलब एक घुल-मिल के रह रहे हैं, और आप अकेले किसी से बात नहीं कर रहे, गूंगे की तरह बैठे हैं। तो इस तरह हो जाता है, और बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करता है तब, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ आपको अच्छे से। B2 होने के बाद भी मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ हो गई लैंग्वेज बैरियर की। और तो मेरी रिकमेंडेशन है, जर्मनी आ रहे हैं आप, मिनिमम तो B1 तो लाज़मी करके आएँ। इगाल डज़न्ट मैटर कि आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, आप स्पाउस वीज़ा पर आ रहे हैं, आप वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, जिस वीज़ा मर्ज़ी पर आ रहे हैं, आप जर्मनी आ रहे हैं, जर्मनी आने के लिए आपको लैंग्वेज ज़रूरी है, ठीक है? तो लैंग्वेज एक सबसे अहम चीज़ है। तो अगर वेदर की बात की जाए ना, तो यहाँ का वेदर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। कभी बारिश होने लग जाती है, कभी एकदम धूप निकल आती है, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो एकदम धूप निकलेगी, और कभी स्नो होने लग जाती है। और जो गर्मियों में तकरीबन 25 से 30 तक जाता है टेम्परेचर, वही सर्दियों में तकरीबन नॉर्मली -8 माइनस तक जाता है। लेकिन इस बार मैं सर्दी में ना -13 भी फील की है। लेकिन इतना फ़ील नहीं होता, क्योंकि आप काम करते हैं, काम के जुनून में इतना बिज़ी होते हैं कि आपको इतना फ़ील नहीं होता, और ज़रा कपड़े अच्छे, ड्रेसिंग अच्छी करें, इनर्स अच्छे पहनें, ऊपर से लाइक कवर अप प्रॉपर्ली करें, तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग में जिन लोगों को मसला होता है, वेदर चेंजिंग का मसला होता है, उनको ज़रा ज़ुकाम वगैरह और लाइक बुखार वगैरह हो सकता है, ठीक है? जैसे मुझे थोड़ा बहुत हुआ था, 1 हफ़्ते के लिए बीमार रहा था मैं, लेकिन वो 1 हफ़्ता ही था, उसके बाद मैंने केयर करनी स्टार्ट की। लाइक मैंने ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट किए, तो मेरा लाइक सही हो गया था। और सर्दियों में ये वाला हाल होता है, जिस तरह ये देख रहे हैं ना आप, मतलब फुल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, स्नो ही स्नो, बर्लिन के अंदर भी। ये बर्लिन का वेदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इस तरह होता है। और
ये होगी वेदर की बात, लाइक सर्वाइवेबल है, ठीक है, मतलब आप सर्वाइव कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी हो कि इतना ज़्यादा मसला नहीं आएगा। नौजवान के लिए खासकर, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए थोड़ा मसला हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जर्मनी के ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा कमाल का सिस्टम है। एक डॉइचलैंड टिकट बनती है, ये लगा रहा हूँ, ठीक है मैं। तो ये डॉइचलैंड टिकट पर आप पूरा जर्मनी घूम सकते हैं, और मैं पोलैंड तक भी गया हूँ इसी डॉइचलैंड टिकट पर गया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 63 यूरो की बनती है, उसी में सारा कवर होता है। उसमें ये सारी जैसे वो IC ट्रेन जा रही है ना सामने, वो ट्रेन नहीं होती, बाकी इस तरह की ट्रेनें हो गई हैं जितनी, वो सारी जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रैम्स, U-Bahns और S-Bahn सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। लेकिन ये बड़ी ट्रेन IC और इस तरह की एक और बड़ी ट्रेन होती है फ्लिक्स, ठीक है, वो 2 ट्रेनें नहीं आती, बाकी उनकी सेपरेट टिकट लेनी पड़ती है। बाकी ये सारी जो ट्रेनें इसमें बैठा हुई सारी आ जाती हैं इसी के अंदर। और तकरीबन जैसे बड़ा शहर है, मैं जब बर्लिन में रहता हूँ, या तकरीबन हर 2 या 3 मिनट के बाद या मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के बाद ट्रेन जाती है कोई ना कोई। और लेकिन बाकी छोटी सिटीज़ है वहाँ थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता है, 20-25 मिनट वेट करना पड़ता है नेक्स्ट ट्रेन का। और मेरे ओपिनियन की बात की जाए ना इस पर, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी ये सिस्टम पर बड़ा कमाल का है कि आपको कोई एक्स्ट्रा पे मतलब जिस तरह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर आप ये डॉइचलैंड टिकट के अलावा ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। मेरे ख्याल से सिर्फ आपका 300-400 यूरो तो आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, इतना महंगा ट्रांसपोर्ट पड़ता है टिकट के अलावा। और जहाँ तक बात की जाए रेसिज्म की, जर्मनी में रेसिज्म की, तो ऐसा नहीं कि यहाँ रेसिज्म होता नहीं है, यहाँ पर भी रेसिज्म होता है, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज स्पेन वगैरह से, फ्रांस वगैरह से, इटली वगैरह से कम लाइक होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा होती है। जैसा कि मैं बर्लिन रहता हूँ और ये एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर ज़्यादा इंटरनेशनल लोग रहते हैं। इसी तरह फ्रैंकफर्ट भी इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर इंटरनेशनल लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उतना रेसिज्म फील नहीं हो सकता एक बंदे को जिस तरह स्मॉल सिटीज़ में होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है आउटसाइडर्स की, तो ये लोग यूज टू होते हैं आउटसाइडर्स से ना, जो लाइक फॉरनर्स होते हैं जैसे हम में, तो इतना ज़्यादा रेसिज्म देखने को नहीं मिलता। लेकिन छोटे से सिटीज़ में सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ रेसिज्म होता है। वो लाइक आउटसाइडर्स को, लाइक फॉरनर्स को पसंद नहीं करते, और लाइक इस टाइप का ना। और और यहाँ डायरेक्टली रेसिज्म देखने को नहीं मिलता, आपको इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल होता है जैसे आपको अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, अकोमोडेशन ढूंढने में आप एशियन है तो आपको ज़रा मुश्किल होगी। अगर ऊपर आपके नाम मोहम्मद आर साथ या फिर आपकी मतलब नाम एशियन नाम है ज़रा, तो आपको लाइक वो डायरेक्टली मना करते हैं कि हमारे पास स्पेस खाली नहीं, इस तरह का रेसिज्म होता है। उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आप किसी जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ आपको लाइक आप इंग्लिश में बात करते हैं या जर्मन में नहीं बात करते, तब आपको थोड़ा सा वो फील करना पड़ सकता है कि वो आपसे ज़रा सही कंफर्टेबल नहीं बात करने में। और जहाँ तक फूड की बात की जाए ना, तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है तकरीबन ना। जिस तरह मैं दिखाऊँ अगर आपको, ये सारे हमारे पास मसाले पड़े हैं हमारे पास, ये सारे मसाले पड़े हुए हैं, देखें दालें भी पड़ी हुई हैं, मूंग की दाल वगैरह, ये हल्दी वगैरह और साल्ट, ये तपाल दानेदार पड़ी हमारे पास, ये भी मिल जाती है यहाँ से। और ये कॉफ़ी पाउडर आई थिंक, उसके बाद ज़ीरा वगैरह, मतलब हर चीज़ अवेलेबल होती है इसलिए। और साथ ही आटा है ना, जो किसान के चक्की का आटा है, बड़ा आशीर्वाद का आटा है, इंडियन है लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त रोटी बनता है। उसके साथ उसके अलावा ये मैं अभी जो खाता हूँ, पाकिस्तानी खाने खाते हैं यहाँ भी, बॉयल चावल, साथ ये सालन बनाया हुआ था वो बनाया सालन, कभी रोटी बना लेता हूँ, कभी साथ चावल बना लेता हूँ, ये हो जाता है। साथ की बात करता हूँ मैं हमेशा, बड़ी ज़बरदस्त होती है, इतनी मस्त होती है ना। ये 1.5-2 यूरो की मिलती है, इतना बड़ा पैकेट मिलता है, और इसके तकरीबन 12-13 पीस बन जाते हैं। और कोई कसम तो इतने कोई कमाल के लगते हैं ना, खाओगे ना आपके ना, वाह क्या मज़ा आ गया। इतनी मतलब इस तरह नहीं लेयर्स की, पाकिस्तान में लेयर्स की ब्राउनीज होती है, उस टाइप का जायका होता है, इतना ज़बरदस्त मिलता है ना जायका। और इतने सस्ते में बंदा डेली खा सकता है। मैं भी डेली खाता हूँ, डेली पैकेट लेता हूँ इस तरह उठा के, खाने के बाद आराम से खा लेता हूँ। उसके बाद मेरे फ्रिज में भी लाइक सारा सामान पड़ा है। और ये खाना फूड का ना, ये फ्रूट चाट ला के रखे हुए हैं, अदरक वगैरह, खुशबुएँ वगैरह, सालन इसमें रख लेता हूँ पैक करके। उसके बाद ना इस तरह के डब्बे मिल जाते हैं, ये देखो ये डब्बे, वो इसमें ना बॉयल्ड चीज़ें होती हैं, जैसे बॉयल चने, बॉयल वो दूसरी चीज़ें, मटर हो गई, बॉयल मटर हो गए। सिर्फ हमने तड़का बनाना होता है, बाकी तड़के के अंदर डाल के 10 मिनट में सालन तैयार, ठीक है। इस तरह सारा कुछ हो जाता है। और तवा पड़ा है ये सारा कुछ ना, लाइक फूड का इजी सीन है बिल्कुल, खासकर बड़ी सिटीज़ के अंदर। छोटी सिटीज़ के अंदर फिर भी लाइक ना ज़रा काफ़ी बैरियर्स आ जाता है, फूड का बैरियर आ जाता है। अगर तो बात की जाए चैलेंजेस की, तो सबसे पहला चैलेंज तो आता है लैंग्वेज बैरियर, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और जो दूसरा चैलेंज आता है ना, वो है पेपर वर्क। यहाँ का पेपर वर्क इतना कोई ख़राब पेपर वर्क है ना, हर चीज़ में पेपर वर्क होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो ईमेल आती है ना, पाकिस्तान में ईमेल आती है मोबाइल पर, वो ईमेल भी यहाँ आपको डाक में आती है, ठीक है, मतलब तो आपके मेल बॉक्स में मेल आता है, वो आपको जाके लाना पड़ता है। और हर चीज़ में पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लाइक पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा एक तो स्लो हो जाता है काम, हर चीज़ प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। और ज़रा एक ना उसको संभाल के रखना, वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता है। और जो नेक्स्ट है ना, वो है यहाँ का अपॉइंटमेंट सिस्टम, ठीक है।
और अपॉइंटमेंट सिस्टम इतना कोई ख़राब है ना, आपको कोई भी चीज़ की बुकिंग करानी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में जाना है, बैंक में कोई काम करवाना है, आपने स्कूल जाना है, स्कूल से कोई काम करवाना है, आपने किसी ऑफिस में जाना है, वहाँ से काम कराना है, आपको तो पहले बुकिंग के वक्त जाना पड़ेगा, और दूसरा फिर आपको वहाँ जब आपने अपॉइंटमेंट जिस डेट की मिलेगी आपको, तो उस डेट पर दोबारा जाना पड़ेगा, तो ये चक्कर डबल पड़ता है। तो जो नेक्स्ट चैलेंज है ना, वो आपको ये बताएंगे कदूस भाई। यहाँ पर जो नेक्स्ट चैलेंज जो सबसे ज्यादा जो फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि जो जर्मन है ना, वो काइंड है, बहुत लाइट भी हैं, आप उनसे कोई भी हेल्प लो, लेकिन वो एज अ फ्रेंड नहीं चलते, जिस तरह गैदरिंग नहीं करते, आउटिंग प्लान नहीं करते। तो बस अकेलापन होता है, जब तक आपको छुट्टियां ना मिले, वो लोग ना मिले, फिर आप गैदरिंग कर सकते हो। हाँ, जैसे हमारी की हुई है। लेकिन वैसे जर्मन अभी तक तो हमें 4-5 महीने नहीं हुआ कि वो दोस्त बने, कभी उन्होंने बोला हो कि कहीं गैदरिंग करते हैं, कहीं आउटिंग पे चलते हैं, फाइट आउट पे। बस ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि बस इंसान अकेला ही होता है, कुछ पता नहीं होता।